तो लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। जब फोर्स कांस्टेंट हो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, उसके लिए फॉर्मूला मैंने बताया था। देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ फिर से। तो हमने किया था वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, तो उसका फॉर्मूला है एफ एस कॉस थीटा। एफ एस कॉस थीटा वेक्टर के टर्म्स में है एफ डॉट एस। ठीक। और एफ एस कॉस थीटा कहां से आया? तो फोर्स का कंपोनेंट हमने डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में निकाला और डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। या फिर दूसरा मेथड है कि डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स के डायरेक्शन में लो और फोर्स से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। एक वेक्टर का वाला प्रॉब्लम में करना था, वो भी मैं कर लेता हूं, नहीं तो छूट जाएगा। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के टर्म्स में हो तो कैसे निकालेंगे हम वर्क डन? यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम करते हैं हम। ए फोर्स F इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप न्यूटन displaces a body from 2i cap plus j cap minus k cap meter to 5i cap plus 2j cap plus k cap meter। फोर्स का वैल्यू गिवन है कि फोर्स है 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप न्यूटन। उसने बॉडी को डिस्प्लेस किया फ्रॉम इनिशियल पोजीशन गिवन है, फाइनल पोजीशन गिवन है। तुम्हें फाइंड करना है वर्क डन। फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स। वर्क डन बाय दिस फोर्स। क्वेश्चन समझ में आया? यहाँ पे जो फोर्स है वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है और इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन भी गिवन है। तो फोर्स का वैल्यू हमारे पास है 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन हमारा ये है इनिशियल पोजीशन, ये है फाइनल पोजीशन। लिखा हुआ है देखो, डिस्प्लेसेस ए बॉडी फ्रॉम दिस टू दिस। तो फर्स्ट वाला हो गया इनिशियल पोजीशन, सेकेंड वाला हो गया फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है R2 माइनस R1। इसको सब्ट्रैक्ट कर लो। तो R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5i माइनस 2i। आई से आई को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5i माइनस 2i क्या हो गया? 3i कैप। 2j माइनस j तो ये हो जाएगा j कैप। और k कैप माइनस माइनस k कैप है तो ये हो जाएगा 2k कैप। क्या ये समझ में आया? ये था हमारा इनिशियल पोजीशन फर्स्ट वाला, इसको लिखेंगे R1 वेक्टर और दूसरा है फाइनल पोजीशन R2 वेक्टर। तो R2 में से इनिशियल R1 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन का फॉर्मूला वेक्टर के टर्म्स में था एफ डॉट एस। एफ डॉट एस। अब देखो, जब वेक्टर के फॉर्म में गिवन हो, कंपोनेंट गिवन है हमें एफ का और एस का, तो डॉट प्रोडक्ट किस तरह से फाइंड करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट किस तरह से फाइंड करते हैं? स्केलर प्रोडक्ट आता है फाइंड करना? बोलो, स्केलर प्रोडक्ट जानते हो क्या होता है? मैंने तो नहीं बताया स्केलर प्रोडक्ट। इसमें हम फोर्स के एक्स कंपोनेंट को, तो फोर्स का एक्स कंपोनेंट क्या है?
फोर्स का x कंपोनेंट है 4 और डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट है 3, तो हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 3 प्लस फोर्स का y कंपोनेंट है 2 और यहां पे फोर्स का y कंपोनेंट यहां पे कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 1 प्लस फोर्स का z कंपोनेंट है -3 और डिस्प्लेसमेंट का है 2, तो -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 इंटू 3 12 प्लस 2 -6, ये हमारा हो जाएगा आंसर 8 जूल। आया समझ में कैसे किया हमने स्केलर प्रोडक्ट, एक्स कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, y कंपोनेंट को y कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, z कंपोनेंट को z कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और तीनों को ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ गया 8 जूल। अब एक क्वेश्चन में इसी तरह कर दूंगा, तुम्हें करना होगा फिर से, ये क्लियर है? बोलो यस और नो, समझ में आया या नहीं आया? तो इसी तरह का मैं दूसरा प्रॉब्लम दूंगा, फोर्स का वैल्यू इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तुम्हें इसी मेथड से करना होगा प्रॉब्लम, नोट करो। ए फोर्स 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप न्यूटन displaces a body from 2i cap plus 3j cap plus k cap meter to 6i cap plus 4j cap plus 3k cap meter. Find work done by this force. Find work done by this force. अब इस प्रॉब्लम को तुम्हें सॉल्व करना है, फोर्स का वैल्यू मैंने गिवन दे दिया है, इनिशियल पोजीशन भी गिवन है, फाइनल पोजीशन भी गिवन है, तुम्हें बताना है वर्क डन क्या होगा। प्रॉब्लम नोट कर लिए? तो जिस मेथड से देखो अभी मैंने इस प्रॉब्लम को बताया उसी तरह से तुम्हें करना है, पहले फोर्स लिख लो, फिर डिस्प्लेसमेंट निकालो, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, फाइनल पोजीशन में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करोगे, उसके बाद फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ स्केलर प्रोडक्ट करोगे। तो फोर्स का वैल्यू तो डायरेक्ट गिवन है हमें क्वेश्चन में, डिस्प्लेसमेंट तुम्हें निकालना है, तो फोर्स का वैल्यू तो मैंने डायरेक्ट दे रखा है, ये फोर्स है, तो फोर्स हम क्या लिख लें, फोर्स तो गिवन है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। अब डिस्प्लेसमेंट तुम्हें फाइंड करना, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, बताओ एस का वैल्यू निकाल के बताओ क्या होगा, 12 आ जाएगा एस का वैल्यू डायरेक्ट। सिर्फ एस का वैल्यू बताओ क्या होगा, R2 माइनस R1, ये है R1, ये है R1 वेक्टर और ये है R2 वेक्टर, तो R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 4i कैप प्लस j कैप, ठीक है 4i कैप, उसके बाद j कैप
+2 के बाद +2 क्या क्या, ये ठीक है। देखो यहाँ पे 6 R2 पे 6 है, 6i यहाँ पे है 2i, तो 6i माइनस 2i करेंगे तो 4i। जे के लिए R2 में है 4j, यहाँ पे 3j, 4j माइनस 3j करेंगे जे, और R2 में है 3k, यहाँ पे k, 3k माइनस k करेंगे 2k। क्लियर? Yes sir. अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। W इज इक्वल टू F डॉट S। अब मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे x कंपोनेंट 3 है, यहाँ पे x कंपोनेंट 4 है, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 इंटू 4। यहाँ पे x कंपोनेंट क्या है -2, यहाँ पे j के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, ये हो गया -2 इंटू 1। यहाँ पे k के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, और यहाँ पे 2 है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 इंटू 2, तो आंसर 12 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से वेक्टर के फॉर्म में गिवन हो फोर्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे और F डॉट S कर देंगे स्केलर प्रोडक्ट। क्लियर? ठीक है, ये हमारा हो गया वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। तो उसमें दो ही तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं, या तो फोर्स गिवन होगा जैसे हमने इस प्रॉब्लम में किया था, फोर्स गिवन होगा, डिस्प्लेसमेंट गिवन होगा, और एंगल गिवन होगा, तो या तो कंपोनेंट से लगा दो या एफएस कॉस थीटा से निकाल लो। और जब तुम्हारा वेक्टर के फॉर्म में गिवन हो तो अभी जो बताया था उस तरह से निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा, ये था वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो वेरिएबल फोर्स का मतलब कि जो फोर्स है, या तो आइदर फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, वेरिएबल है, वेरी कर रहा है, या फिर फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, या फिर दोनों ही चेंज कर रहे हैं, तो उसे कहेंगे हम वेरिएबल फोर्स। जिसका एक एग्जांपल है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये मैंने फर्स्ट क्लास में लॉ ऑफ मोशन में बताया था, टाइप्स ऑफ फोर्सेस में। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है K इंटू एक्स। K है स्प्रिंग कांस्टेंट और X होता है चेंज इन लेंथ। तो स्प्रिंग को जितना इलोंगेट करते जाओगे X चेंज करेगा, तो फोर्स भी चेंज होगा, तो ये वेरिएबल फोर्स हो गया। आई बात समझ में? दूसरा एग्जांपल है, तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसका फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। 9th क्लास में था ग्रेविटेशन चैप्टर, तो उसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में फॉर्मूला है F इक्वल टू कैपिटल G प्रोडक्ट ऑफ मास डिवाइड बाय दोनों के बीच में सेपरेशन का स्क्वायर है, ये फॉर्मूला। तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का सेपरेशन चेंज करोगे, फोर्स चेंज हो जाएगा, तो ये वेरिएबल फोर्स हुआ। तो जब फोर्स वेरिएबल है उस केस में वर्क डन किस तरह से फाइंड करेंगे? इससे कैसे समझोगे? देखो, यदि मैं तुम्हें यहां पे डायग्राम इस तरह से बनाऊं, देखो और मैं तुम्हें कहूं कि इसका तुम्हें एरिया फाइंड करना है इन दोनों के बीच में, इस इसका एरिया फाइंड करना है, इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। इसका एरिया किस तरह से फाइंड करेंगे? यदि रेक्टेंगल होता, ट्रायंगल होता, स्क्वायर होता, ट्रेपेजियम होता, हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते। लेकिन यहाँ पे इस शेडेड रीजन का एरिया किस तरह से फाइंड करेंगे? एक तुम्हारा एक ग्राफ है, जैसे एक इस तरह से यहाँ पे एक ग्राफ है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस। तुम्हें ग्राफ है तो सारे वैल्यू मालूम है कि ये पॉइंट क्या है, 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये सारा कुछ तुम्हें मालूम है,
6 है, उसी तरह से ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ये ग्राफ है और उस पे एक रीजन इस तरह से बना हुआ है। यदि रेक्टेंगल होता, ट्रायंगल होता तो हम फॉर्मूला से निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे ये इस तरह का रीजन है, तो इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? इसका क्या मेथड होता है समझो। यहाँ पे इसको इस तरह से हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट लाइन के बहुत ही क्लोज, वेरी क्लोज। तो उस केस में ये जो यहाँ पे कर्व लाइन बीच में बना है, ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन हो जाएगा छोटा सा, और इसको हम कंसीडर करेंगे एक रेक्टेंगल और लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हम दूसरा लाइन इस तरह से बनाएंगे। अब हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, लेंथ चेंज हो गया। फिर हम एक और लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, अब हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। फिर एक दूसरा लाइन ड्रॉ करेंगे, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, और इस तरह से सभी को ऐड कर देंगे तो हमें पूरे शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। आई बात समझ में? तो हमने इस रीजन का एरिया कैसे निकाला? इसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया और हर पार्ट के एरिया को हमने ऐड कर दिया, तो हमें मिल गया टोटल एरिया। उसी तरह से जब फोर्स वेरिएबल हो, जब फोर्स वेरिएबल हो तो वर्क डन किस तरह से फाइंड करेंगे? हम हर छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकालेंगे। तो F1 डॉट ds1, फिर डिस्प्लेसमेंट हो गया, उसके बाद फोर्स का वैल्यू चेंज हो गया। अब वर्क डन होगा F2 डॉट ds2। ds का मतलब एक डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है। अब फोर्स फिर से चेंज हो गया क्योंकि फोर्स वेरिएबल है। अब फोर्स है F3 डॉट ds3। इस तरह से सभी छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन निकालेंगे और सभी को ऐड कर देंगे। और ऐड करने का मतलब ही होता है मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन करना। ये फॉर्मूला बन जाएगा F इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट ds। इसका लिखेंगे F ds cos थीटा। ये हमारा हो गया फॉर्मूला। क्या ये समझ में आया कुछ? ये एक डिफिकल्ट कंसेप्ट है, वेरिएबल के लिए कैसे फाइंड करना। इंटीग्रेशन जानते हो? इंटीग्रेशन जानते हो तुम लोग? ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले का यूज करके वही मैंने तुम्हें बताया कि स्प्रिंग फोर्स जो है वेरिएबल फोर्स होता है। तो स्प्रिंग फोर्स कितना वर्क डन करेगा इसका फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे, और तुम्हें फॉर्मूला याद भी रखना है। तब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और फॉर्मूला डिराइव करेंगे, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। हमारा टॉपिक है वर्क डन बाय अ स्प्रिंग फोर्स। वर्क डन बाय अ स्प्रिंग फोर्स। यहां पे देखो डायग्राम को समझोगे, डायग्राम को समझोगे। हमारे पास एक स्प्रिंग इस तरह से, एक स्प्रिंग, इसका कांस्टेंट है K। अब हम स्प्रिंग को थोड़ा सा यहां पे हम इलोंगेशन के, ड्यूरिंग इलोंगेशन निकाल रहे हैं वर्क डन, ड्यूरिंग इलोंगेशन। ड्यूरिंग इलोंगेशन, तो देखो ये स्प्रिंग जो फर्स्ट डायग्राम बनाया उसमें स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, इसमें कोई इलोंगेशन या कंप्रेशन नहीं है। अब हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा इलोंगेट कर दिया, तो इसका लेंथ हमने इस तरह से इलोंगेट कर दिया। इसको एक्स लेंथ से इसका लेंथ इंक्रीज कर दिया तो इलोंगेट हो गया।
इलोंगेशन और कंप्रेशन समझते हो क्या होगा? इलोंगेशन का मतलब लेंथ को इंक्रीज कर देना और कंप्रेशन का मतलब लेंथ को डिक्रीज कर देना। तो यहां पे हमने स्प्रिंग का लेंथ x से इंक्रीज कर दिया। तो स्प्रिंग फोर्स बताओ, इस एग्जांपल में स्प्रिंग फोर्स राइट डायरेक्शन में लगेगा या लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा? हमने स्प्रिंग पे फोर्स अप्लाई किया राइट की तरफ ताकि वो इलोंगेट हो जाए। तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा? अंदर की तरफ, इनसाइड लगेगा, मतलब लेफ्ट की तरफ लगेगा या राइट की तरफ लगेगा? अपोजिट साइड का मतलब कि लेफ्ट की तरफ लगेगा, अंदर की तरफ, यही होगा। और फोर्स का फॉर्मूला मैंने अभी तुम्हें बताया क्या होता है स्प्रिंग फोर्स का, K इंटू एक्स। तो वर्क डन क्या होगा? तो वर्क डन का फॉर्मूला अभी मैंने बताया कि है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। ठीक है। अब हम इस स्प्रिंग में थोड़ा सा और इलोंगेशन करेंगे, स्मॉल इलोंगेशन dx से, स्मॉल इलोंगेशन करेंगे dx से। हमने थोड़ा और इलोंगेट किया dx से, तो वर्क डन कितना होगा देखो जरा। फोर्स का वैल्यू हो गया k इंटू एक्स। अब हमें अभी हमने dx से इसका लेंथ और इंक्रीज किया तो डिस्प्लेसमेंट भी dx हुआ। और देखो यहां पे फोर्स लग रहा है लेफ्ट की तरफ और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है राइट डायरेक्शन में, तो अपोजिट हो गया फोर्स डिस्प्लेसमेंट के। तो ये हो जाएगा cos 180 डिग्री। बताया था मैंने लास्ट क्लास में, अपोजिट डायरेक्शन हो तो cos 180 डिग्री। cos 180 का वैल्यू होता है माइनस, तो माइनस के बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन होगा x dx का। यहां तक समझ में आया? 3 लाइनें मैंने क्या बताया? एक स्प्रिंग है जिसका कांस्टेंट है k। फर्स्ट डायग्राम में नेचुरल लेंथ में कोई इलोंगेशन कंप्रेशन नहीं है। हमने फोर्स अप्लाई किया और इसमें इलोंगेशन हो गया x। जब हमने इलोंगेशन x कर दिया तो स्प्रिंग जो है अंदर की तरफ, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा kx। हमने थोड़ा सा और इलोंगेशन किया dx, और ये स्प्रिंग फोर्स के अपोजिट है तो यहां पे cos 180 हो जाएगा। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कर देंगे तो शुरू में कोई इलोंगेशन नहीं था, 0, और बाद में फाइनल इलोंगेशन है x, तो 0 से x तक। तो बताओ यहां पे x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा बताएगा कौन? कौन बताओगे? वेरी गुड। x पे पावर है 1, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कहता है कि पावर में 1 ऐड कर दो और पावर से डिवाइड कर दो। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट x। अब हम क्या करेंगे? माइनस के 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे और x की जगह पे अपर लिमिट, मतलब x की जगह पे x पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर लोअर लिमिट x की जगह पे 0 पुट करेंगे, 0 स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा ये फाइनल डेरिवेशन हो गया। वर्क डन का फॉर्मूला आ गया हमारा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे क्या फॉर्मूला डिराइव किया? मैं डेरिवेशन वैसे कराता नहीं हूं, लेकिन ये टॉपिक ही थोड़ा डिफिकल्ट है कि वेरिएबल फोर्स, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज होता है। तो मैथमेटिक्स में तो पढ़ना होता है कि इंटीग्रेट कर डालो, यहाँ पे इंटीग्रेशन हमें खुद बनाना होगा, तभी हम प्रॉब्लम को कर पाएंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो हमने फॉर्मूला क्या डिराइव किया कि एक स्प्रिंग जिसका कांस्टेंट है k, यदि हम उसे x लेंथ से इलोंगेट करें तो स्प्रिंग फोर्स कितना वर्क डन करेगा। टॉपिक देखो लिखा हुआ है वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है उसने कितना वर्क डन किया, उसका फॉर्मूला क्या आया? माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। बोलो इस डेरिवेशन में समझ में आया? हाँ जी। क्या देख रहे हो कि सर चले गए, तो थोड़ा सा बातें कर ले। बताओ ये समझ में आया डेरिवेशन?
तो यहां पे जब हमने स्प्रिंग को एक्स लेंथ से इलोंगेट किया तो स्प्रिंग ने कितना वर्क डन किया, -12 kx²। अब हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे कंप्रेशन में, बी ड्यूरिंग कंप्रेशन, ड्यूरिंग कंप्रेशन। ड्यूरिंग कंप्रेशन, फिर से उसी तरह से देखो डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा स्प्रिंग है, इसका कांस्टेंट है के। इसके पहले हमने स्प्रिंग को इलोंगेट किया था, इस बार हम स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे। कितने डिस्टेंस से करेंगे, तो स्प्रिंग को हमने एक्स लेंथ से कंप्रेस कर दिया अंदर। इस बार हमने स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया तो स्प्रिंग फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। फॉर्मूला सेम होता है K×X। पिछले बार हमने स्प्रिंग को देखो इलोंगेट किया था राइट डायरेक्शन में, तो स्प्रिंग फोर्स लग रहा था लेफ्ट डायरेक्शन में। यहां पे हमने कंप्रेस किया है तो हमने स्प्रिंग को मूव किया लेफ्ट डायरेक्शन में, कंप्रेस किया लेफ्ट डायरेक्शन में, तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा राइट डायरेक्शन में। ठीक है, क्लियर। उसके बाद स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल कंप्रेशन और करेंगे। तो हमने यहाँ पे स्मॉल कंप्रेशन और कर दिया dx से, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ f ds cos थीटा, फोर्स का वैल्यू kx, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, और यहां पे देखो फोर्स है राइट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट है लेफ्ट डायरेक्शन में, ये हो जाएगा cos 180 डिग्री। ये हो गया माइनस के इंटीग्रेशन x dx 0 से x। ये वही इंटीग्रेशन आ गया जो पहले आया था, देखो पहले भी यही आया था, माइनस के एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू x, यहां भी वही आ गया माइनस के एक्स डी एक्स 0 टू x। तो इसका भी फॉर्मूला सेम होगा, माइनस, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, -12 kx²। इसका मतलब क्या हुआ कि स्प्रिंग को एक्स लेंथ से इलोंगेट करो या फिर कंप्रेस करो, दोनों ही केस में जो स्प्रिंग फोर्स है वो वर्क डन उसका सेम होगा। फॉर्मूला क्या है हमारा, -12 kx²। समझ में आ गया ये फॉर्मूला। तो अब हम इसके प्रॉब्लम करेंगे। There is a spring of constant 400 Newton per meter. Find work done by a spring force when, question number A, a spring is elongated by 10 सेंटीमीटर। जब स्प्रिंग को हमने 10 सेंटीमीटर से इलोंगेट किया और स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू है 400 न्यूटन मीटर पर मीटर, तो तुम्हें बताना है कि स्प्रिंग ने कितना वर्क डन किया। तो यहाँ पे के का वैल्यू गिवन है 400 न्यूटन पर मीटर, इलोंगेशन का वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर, इसे मीटर में कन्वर्ट कर लो, 10/100 मीटर
ये हो गया 1/10 मीटर। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फॉर्मूला मैंने क्या लिखाया था वर्क डन का? -12 kx²। बताओ क्या आंसर आएगा? वैल्यू भी बता दिया मैंने, फॉर्मूला भी लिख दिया, पुट करके कैलकुलेट कर लो। बताओ क्या आया आंसर? हाँ जी बताओ। -20 -2 आया। -20 नहीं आएगा, स्क्वायर लगा हुआ है, देखो जरा। एक्स का स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर है, एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर है, -2 आएगा। आ गया -2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी। A spring is compressed by 20 सेंटीमीटर। इस बार हमने कंप्रेस किया है तो की का वैल्यू तो सेम है, वही 400 न्यूटन पर मीटर। एक्स का वैल्यू लेना है 20 सेंटीमीटर, इसे मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो मैं नहीं करूंगा। और फिर वर्क का सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दो, -12 kx²। बताओ कैलकुलेट करने पे क्या आएगा? एक्स का वैल्यू सेंटीमीटर में, उसे मीटर में कन्वर्ट करो और सेम फॉर्मूला में पुट कर दो। क्या आंसर आया? -4 नहीं, -8 आएगा। -8 2। ठीक है, हाँ जूल आएगा, ऐसा यूनिट है। ठीक है, क्लियर? यस सर। ये तो सिंपल प्रॉब्लम हो गया जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला स्प्रिंग फोर्स वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ये डेरिवेशन भी तुम्हें समझ याद रखना है क्योंकि प्रॉब्लम बनाने में यूज होगा। और फॉर्मूला तो याद रखना ही रखना है, बहुत जगह यूज होगा ये फॉर्मूला। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफिकल्ट है। प्रॉब्लम नंबर 3। ए फोर्स F is equal to 6x² start to act on a body in x-axis direction. Find work done by this force work done by this force when body move from x is equal to 2 meter to x is equal to 5 meter. From x is equal to 2 meter to x is equal to 5 meter. तो जब वो मूव कर रहा है, यहां पे देखो क्वेश्चन में दिया हुआ कि x का वैल्यू पहले 2 था, बाद में 5 हो गया। और फोर्स का इक्वेशन क्या गिवन है? F इक्वल टू 6x²। तो x का वैल्यू चेंज हो रहा है, ये फोर्स कांस्टेंट हुआ या वेरिएबल हुआ? वेरिएबल हो गया। तो हम यहाँ पे फोर्स अब
फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, एफ डी एस कॉस थीटा। फोर्स का वैल्यू क्या गिवन है? फोर्स का वैल्यू गिवन है 6x², 6x²। और इसमें लिखा हुआ है कि बॉडी मूव कर रहा है x इक्वल टू 2 मीटर से x इक्वल टू 5 मीटर। इसका मतलब वो x एक्सिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट को लिखेंगे dx। और फोर्स भी एक्ट कर रहा है इन x एक्सिस डायरेक्शन, इसका मतलब फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, तो cos 0 डिग्री। और x का वैल्यू कहां से कहां तक चेंज किया? 2 से 5। बोलो समझ में आया ये? Yes, sir. पहले फोर्स लिखा, डिस्प्लेसमेंट लिखा, cos थीटा लिखा। अब यहाँ पे 6 जो है वो तो कांस्टेंट है, तो इसको बाहर ले लेते हैं। ये हो जाएगा x² dx 2 से 5। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x² का इंटीग्रेशन बताओ, कौन बताएगा? बताओ x² का इंटीग्रेशन क्या होगा? जब पावर हो तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है पावर में 1 ऐड कर दो, तो पावर है 2, 1 ऐड करोगे तो हो जाएगा 3, फिर पावर से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 2 से 5। ठीक है ये। अब जो 3 कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर ले लो, इससे कैलकुलेशन करना इजी हो जाएगा। अब x³ है, x की जगह पे अपर लिमिट मतलब 5 पे पावर 3 माइनस x की जगह पे लोअर लिमिट 2 पे पावर 3। 6 को 3 से कट करोगे 2 होगा, ये हो गया 2, ये हो गया 125 माइनस 8, 2 इंटू 117, ये हो गया 234 जूल। आया समझ में ये? यहाँ पे फोर्स का इक्वेशन गिवन था, फोर्स का डायरेक्शन गिवन है और प्लेसमेंट भी गिवन है, तो हमने इंटीग्रेशन से निकाला। बोलो क्लियर है ये? Yes, sir. ठीक है। अब हम नेक्स्ट करेंगे, ग्राफ से निकालेंगे वर्क डन, यूज फाइंड करेंगे ग्राफ से। उसके लिए ग्राफ हमें कौन सा चाहिए? वर्क डन फ्रॉम फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। टाइम तो हो गया लगता है। टाइम लगता है हो गया हमारा क्लास का, ये हम कर नहीं पाएंगे अभी क्योंकि लंबा टॉपिक है। इसी पे एक प्रॉब्लम दे दूं मैं, और इक्वेशन वाला ये तो भी हो नहीं। एक प्रॉब्लम मैं इसी पे दे देता हूँ क्योंकि इस पे भी टाइम लगेगा। तो एक सिंपल में लैंग्वेज में पूरा नहीं लिखता हूँ, एक सिंपल से इक्वेशन लिखता हूँ ताकि तुम्हें टाइम तुम कर सको। यदि मैंने फोर्स का वैल्यू दे दिया 8x पे पावर 3 और x का वैल्यू मूव किया 1 मीटर टू 3 मीटर, तो वर्क डन निकालो, बताओ। बस सिंपल। फोर्स का वैल्यू दे दिया, डिस्प्लेसमेंट दे दिया, तुम्हें निकालना वर्क डन। Yes, sir. तो कैसे करोगे? करके दिखाओ। फोर्स का वैल्यू है 8x³, डिस्प्लेसमेंट ले लो dx cos 0 डिग्री
8 हमारा बाहर हो जाएगा, x पे पावर 3 है तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x पे पावर 4, 4/4. और कहां से कहां तक करेंगे, 1 से 3 तक। 4 को बाहर ले लो तो ये हो जाएगा 8/4, x की जगह अपर लिमिट तो 3 पे पावर 4 माइनस 1 पे पावर 4, ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा 81 माइनस 1, तो आंसर हमारा आ जाएगा 160। क्या एक और दे दे? Yes, sir. ओके, एक और दे देते हैं। इस बार मैं फोर्स का वैल्यू दे देता हूं मैं 6x, और x का वैल्यू 2 मीटर टू 5 मीटर। Yes, sir. बताओ आंसर क्या होगा? मैं आंसर लिख दूं? सर हमें करने दो सर. इसमें तुम्ही को करना, मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा क्या होगा। दो डिजिट का आंसर होगा, लास्ट वाला डिजिट में है 3 होगा। Yes, sir. आ रहा है? लास्ट वाला डिजिट, दो डिजिट का आंसर है, लास्ट डिजिट जो है 3 है, फर्स्ट डिजिट क्या है बताओ? 63. 63, बिल्कुल सही है। Yes, sir. ठीक है। अब प्लस टू वाले को भी, बच्चों को भी पढ़ाना है भाई। ठीक है, टेस्ट बना, उसके लिए बनाना पड़ेगा ना, मैं ठीक है बना के दूंगा उनको। ओके सर, ठीक है। ओके ओके ओके। ओके सर।